हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आर्ट्स स्टूडेंट्स कॉर्नर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग अपनी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। चलिए अब बिना देरी किए फटाफट से आते हैं अपने टॉपिक पे। हेगेमनी एज अ सॉफ्ट पावर, इसको पढ़ेंगे हम लोग। इसके पहले के टॉपिक्स मैंने पहले की वीडियोस में डाल दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। आप चाहें तो मेरे चैनल पे देख लें और आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि पहले उन वीडियोज़ को आप देखने के बाद ही इसको देखें, तभी आपको ये पूरा चैप्टर समझ आएगा, ठीक है। तो अब चलिए, अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना देरी के फटाफट शुरू करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है हेगेमनी एज सॉफ्ट पावर, इसको पढ़ लेते हैं, देखते इसमें है क्या। It would however be a mistake to see US hegemony in purely military and economic terms without considering the ideological or the cultural dimension of the US hegemony. अमेरिकी वर्चस्व को शुद्ध रूप से सैन्य और आर्थिक संदर्भ में देखना भूल होगी। हमें अमेरिकी वर्चस्व पर विचारधारा या संस्कृति के संदर्भ में भी विचार करना चाहिए। दिस थर्ड सेंस ऑफ हेगेमनी इज अबाउट द कैपेसिटी टू मैन्युफैक्चर कंसेंट। वर्चस्व के इस तीसरे अर्थ का रिश्ता सहमति गढ़ने की ताकत से है। हियर हेगेमनी इम्प्लाइज क्लास एसिडेंसी इन द सोशल, पॉलिटिकल एंड पर्टिकुलरली आइडियोलॉजिकल स्फेयर्स। यहाँ वर्चस्व का आशय है सामाजिक, राजनीतिक और खासकर विचारधारा के धरातल पर किसी वर्ग की बढ़त या दबदबा। हेगेमनी अराइजेज व्हेन द डोमिनेंट क्लास और द कंट्री कैन विन the consent of dominant classes by persuading the dominated classes to view the world in a manner favorable to the ascendancy of the dominant class. कोई प्रभुत्वशाली वर्ग या देश अपने असर में रहने वालों को इस तरह सहमत कर सकता है कि वे भी दुनिया को उस नज़रिए से देखने लगे जिसमें प्रभुत्वशाली वर्ग या देश देखता है। Adapted to the field of world politics, this notion of hegemony suggests that a dominant power deploys not only military power but also ideological resources to shape the behavior of competing and lesser powers. इससे प्रभुत्वशाली की बढ़त और वर्चस्व कायम होता है। विश्व राजनीति के दायरे में वर्चस्व के इस अर्थ को लागू करें तो स्पष्ट होगा कि प्रभुत्वशाली देश सिर्फ सैन्य शक्ति से काम नहीं लेता, वह अपने प्रतिद्वंदी और अपने से कमज़ोर देशों के व्यवहार बर्ताव को अपने मन माकिफ बनाने के लिए विचारधारा से जुड़े साधनों का भी इस्तेमाल करता है। द बिहेवियर ऑफ द वीकर कंट्रीज इज इन्फ्लुएंस्ड इन द वेज दैट फेवर द इंटरेस्ट ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, इन पार्टिकुलर इट्स डिज़ायर टू रिमेन प्री एमिनेंट। कमज़ोर देशों के व्यवहार बर्ताव को इस तरह से प्रभावित किया जाता है कि उससे सबसे ताकतवर देश का हित साधन हो, उसका प्राबल्य बना रहे। कंसेंट इन अदर वर्ड्स गोज हैंड इन हैंड विथ एंड इज ऑफन मोर इफेक्टिव देन कोएर्सियन। इस तरह प्रभुत्वशाली देश जोर जबरदस्ती और रजामंदी दोनों ही तरीकों से काम लेता है। अक्सर रजामंदी का तरीका जोर जबरदस्ती से कहीं ज़्यादा कारगर साबित होता है। The predominance of the US in the world today is based not only on its military power and economic prowess but also on its cultural presence. आज विश्व में अमेरिका का दबदबा सिर्फ सैन्य शक्ति और आर्थिक बढ़त के बूते ही नहीं बल्कि अमेरिका की सांस्कृतिक मौजूदगी भी इसका एक कारण है। Whether we choose to recognize the fact or not, all ideas of the good life and personal success, most of the dreams of individuals and society across the globe, are dreams churned out by practices prevailing in 20th century America. चाहे हम इस बात को माने या ना माने, लेकिन यह सच है कि आज अच्छे जीवन और व्यक्तिगत सफलता के बारे में जो धारणाएं पूरे विश्व में प्रचलित हैं, दुनिया के अधिकांश लोगों और समाजों के जो सपने हैं, वे सब 20वीं सदी के अमेरिका में प्रचलित व्यवहार बर्ताव के ही प्रतिबिंब हैं। America is the most seductive and in this sense the most powerful culture on the earth. अमेरिकी संस्कृति बहुत लुभावनी है और इसी कारण सबसे ज़्यादा ताकतवर है। This attribute is called soft power, the ability to persuade rather than coerce. Over time we get so used to hegemony that we hardly notice it any more than we notice the rivers, birds and trees around us. वर्चस्व का यह सांस्कृतिक पहलू है जहाँ जोर ज़बरदस्ती से नहीं बल्कि रजामंदी से बात मनवाई जाती है। समय गुजरने के साथ हम उसके इतने अभ्यस्त हो गए हैं कि अब हम इसे इतना ही सहज मानते हैं जितना अपने आसपास के पेड़, पक्षी या नदी को।
You couldn't have forgotten Andrei and his cool pair of blue jeans. आपको आंद्रेई और उसकी cool jeans याद होगी. When his parents were youngsters in the Soviet Union, blue jeans were the ultimate symbol of liberation for their generation. आंद्रेई के माता पिता जब सोवियत संघ में युवा थे तो उनकी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स आज़ादी का परम प्रतीक हुआ करती थी. Young men and women often spent over a year's salary to buy blue jeans from foreign tourists on the black market. युवक युवती अक्सर अपनी साल भर की तनख्वाह किसी चोर बाजार में विदेशी पर्यटकों से नीली जीन्स खरीदने पर खर्च कर देते थे. Somehow, for an entire Soviet generation, blue jeans came to represent aspirations of the good life that were not available in their own country. ऐसा चाहे जैसे भी हुआ हो, लेकिन सोवियत संघ की एक पूरी पीढ़ी के लिए नीली जीन्स अच्छे जीवन की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई थी. एक ऐसा अच्छा जीवन जो सोवियत संघ में उपलब्ध नहीं था. During the Cold War, the US found it difficult to score victories against the Soviet Union in the realm of hard power. शीत युद्ध के दौरान अमेरिका को लगा कि सैन्य शक्ति के दायरे में सोवियत संघ को मात दे पाना मुश्किल है. It was in the area of structural power and soft power that the US scored notable victories. अमेरिका ने ढांचागत ताकत और सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में सोवियत संघ से बाजी मारी. Although the Soviet centrally planned economy provided an alternate model of internal economic organization, the world economy throughout the Cold War years remained a world capitalist economy. सोवियत संघ की केंद्रीकृत और नियोजित अर्थव्यवस्था उसके लिए अंदरूनी आर्थिक संगठन का एक वैकल्पिक मॉडल तो थी, लेकिन पूरे शीत युद्ध के दौरान विश्व की अर्थव्यवस्था पूंजीवादी तर्ज पर चली. अमेरिका ने सबसे बड़ी जीत सांस्कृतिक प्रभुत्व के दायरे में हासिल की. But it was in the area of soft power that the US was ultimately triumphant. As the example of blue jeans in the Soviet Union clearly shows, the US was able to engineer a generational divide in Soviet society on the basis of cultural product. सोवियत संघ में नीली जीन्स के लिए दीवानगी इस बात को साफ साफ जाहिर करती है कि अमेरिका एक सांस्कृतिक उत्पाद के दम पर सोवियत संघ में दो पीढ़ियों के बीच दूरियां पैदा करने में कामयाब रहा. अब नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन पावर, यानी कि अमेरिकी राजशक्ति के रास्ते में अवरोध. इसको पढ़ लेते हैं. हिस्ट्री टेल्स अस दैट एम्पायर्स डिक्लाइन बिकॉज दे डिके फ्रॉम विद इन. इतिहास बताता है कि साम्राज्यों का पतन उसकी अंदरूनी कमजोरियों के कारण होता है. सिमिलरली द बिगेस्ट कॉन्स्ट्रेंट्स टू अमेरिकन हेगेमनी लाई विद इन द हार्ट ऑफ हेगेमनी इटसेल्फ. ठीक इसी तरह अमेरिकी वर्चस्व की सबसे बड़ी बाधा खुद उसके वर्चस्व के भीतर मौजूद है. वी कैन आइडेंटिफाई 3 कॉन्स्ट्रेंट्स ऑन अमेरिकन पावर. अमेरिकी शक्ति के राह में 3 अवरोध हैं. नन ऑफ दिस कॉन्स्ट्रेंट्स सीम टू ऑपरेट इन द ईयर्स फॉलोइंग 9/11. हाउएवर इट नाउ अपीयर्स दैट ऑल 3 ऑफ दिस कॉन्स्ट्रेंट्स आर स्लोली बिगिनिंग टू ऑपरेट अगेन. 11 सितंबर 2001 की घटना के बाद सालों में ये व्यवधान एक तरह से निष्क्रिय जान पड़ने लगे थे, लेकिन धीरे धीरे फिर प्रकट होने लगे हैं. द फर्स्ट कॉन्स्ट्रेंट इज द इंस्टीट्यूशनल आर्किटेक्चर ऑफ द अमेरिकन स्टेट इटसेल्फ. पहला व्यवधान स्वयं अमेरिका की संस्थागत बनावट है. ए सिस्टम ऑफ डिवीजन ऑफ पावर्स बिटवीन द 3 ब्रांचेज ऑफ गवर्नमेंट प्लेसेस significant breaks upon the unrestrained and immoderate exercise of America's military power by the executive branch. यहाँ शासन के 3 अंगों के बीच शक्ति का बंटवारा है और यही बनावट कार्यपालिका द्वारा सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है. The second constraint on American power is also domestic in nature and stems from the open nature of American society. अमेरिका की ताकत के आड़े आने वाली दूसरी अड़चन भी अंदरूनी है. इस अड़चन के मूल में है अमेरिकी समाज जो अपनी प्रकृति में उन्मुक्त है. Although the American mass media may from time to time impose or promote a particular perspective on domestic public opinion in the US, there is nevertheless a deep skepticism regarding the purposes and methods of government in American political culture. अमेरिका में जनसंचार के साधन समय समय पर वहाँ की जनमत को एक खास दिशा में मोड़ने की भले कोशिश करें, लेकिन अमेरिकी राजनीतिक संस्कृति में शासन के उद्देश्य और तरीके को लेकर गहरे संदेह का भाव भरा है.
The factor in the long run is a huge constraint on US military action overseas. अमेरिका के विदेशी सैन्य अभियानों पर अंकुश रखने में यह बात बड़ी कारगर भूमिका निभाती है. However, it is the third constraint on the US that is perhaps the most important. बहरहाल अमेरिकी ताकत की राह में मौजूद तीसरा व्यवधान सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है. There is only one organization in the international system that could possibly moderate the exercise of American power today, and that is the North Atlantic Treaty Organization, NATO. अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में आज सिर्फ एक संगठन है जो संभवतः अमेरिकी ताकत पर लगाम कस सकता है, और इस संगठन का नाम है नाटो, अर्थात उत्तर अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. The US obviously has an enormous interest in keeping the alliance of democracies that follow the market economies alive, and therefore it is possible that its allies in the NATO will be able to moderate the exercise of US hegemony. स्पष्ट ही अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है. इसी कारण इस बात की संभावना बनती है कि नाटो में शामिल अमेरिका के साथी देश उसके वर्चस्व पर अंकुश लगा सकें. नेक्स्ट टॉपिक है इंडियाज़ रिलेशनशिप विद द यूएस. अमेरिका से भारत के संबंध के बारे में अब हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे. ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर ईयर्स इंडिया फाउंड इटसेल्फ ऑन द अपोजिट साइड ऑफ द डिवाइड फ्रॉम द यूएस. शीत युद्ध के वर्षों में भारत अमेरिकी गुट के विरुद्ध खड़ा था. इंडियाज़ क्लोजेस्ट फ्रेंडशिप ड्यूरिंग दोज ईयर्स वाज विद द सोवियत यूनियन. इन सालों में भारत की करीबी दोस्ती सोवियत संघ से थी. After the collapse of the Soviet Union, India suddenly found itself friendless in an increasingly hostile international environment. सोवियत संघ के बिखरने के बाद भारत ने पाया कि लगातार कटुतापूर्ण होते अंतर्राष्ट्रीय माहौल में वह मित्रविहीन हो गया है. However, there were also the years when India decided to liberalize its economy and integrate it with the global economy. इसी अवधि में भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था का उदारीकरण करना तथा उसे वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ने का भी फैसला किया. This policy and India's impressive economic growth rates in recent years have made the country an attractive economic partner for a number of countries including the US. इस नीति और हाल के सालों में हुए प्रभावशाली आर्थिक वृद्धि दर के कारण भारत अब अमेरिका समेत कई देशों के लिए आकर्षक आर्थिक सहयोगी बन गया है. It is important that we do not lose sight of the fact that two new factors have emerged in Indo-US relations in the recent years. हमें इस बात को ध्यान में रखना चाहिए कि हाल के सालों में भारत अमेरिकी संबंधों के बीच दो नई बातें उभरी हैं. These factors relate to the technological dimension and the role of the Indian-American diaspora. इन बातों का संबंध प्रौद्योगिकी और अमेरिका में बसे अनिवासी भारतीयों से है. Indeed, these two factors are interrelated. दरअसल ये दोनों बातें आपस में जुड़ी हुई हैं. कंसिडर द फॉलोइंग फैक्ट्स. निम्नलिखित तथ्यों पर विचार करते हैं. द यूएस एब्जॉर्ब्स अबाउट 65% ऑफ इंडियाज़ टोटल एक्सपोर्ट्स इन द सॉफ्टवेयर सेक्टर. सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में भारत के कुल निर्यात का 65% अमेरिका को जाता है. 35% ऑफ द टेक्निकल स्टाफ ऑफ बीइंग इज एस्टिमेटेड टू बी ऑफ इंडियन ओरिजिन. बोइंग के 35% तकनीकी कर्मचारी भारतीय मूल के हैं. 3 लाख इंडियंस वर्क इन सिलिकॉन वैली. 3 लाख भारतीय सिलिकॉन वैली में काम करते हैं. 15% ऑफ ऑल हाईटेक स्टार्टअप्स आर बाय इंडियन अमेरिकन्स. उच्च प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में 15% कंपनियों की शुरुआत अमेरिका में बसे भारतीयों ने की है. लाइक ऑल अदर कंट्रीज, India too has to decide exactly what type of relationship it wants with the US in this phase of global hegemony. यह अमेरिका के विश्वव्यापी वर्चस्व का दौर है और बाकी देशों की तरह भारत को भी फैसला करना है कि अमेरिका के साथ वह किस तरह के संबंध रखना चाहता है. The choices are not exactly easy. यह तय कर पाना कोई आसान काम नहीं था. Within India, the debate seems to be around 3 possible strategies. भारत में 3 संभावित रणनीतियों पर बहस चल रही है. फर्स्ट है, those Indian analysts who see international politics largely in terms of military power are fearful of the growing closeness between India and the US. भारत के जो विद्वान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को सैन्य शक्ति के संदर्भ में देखते समझते हैं, वे भारत और अमेरिका की बढ़ती हुई नज़दीकी से भयभीत हैं.
They would prefer that India maintains its aloofness from Washington and focuses upon increasing its own comprehensive national power. ऐसे विद्वान यही चाहेंगे कि भारत वाशिंगटन से अपना अलगाव बनाए रखे और अपना ध्यान अपनी राष्ट्रीय शक्ति को बढ़ाने पर लगाए. Second, other analysts see the growing convergence of interest between the US and India as a historic opportunity for India. कुछ विद्वान मानते हैं कि भारत और अमेरिका के हितों में हेल मेल लगातार बढ़ रहा है और यह भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है. They advocate a strategy that would allow India to take advantage of US hegemony and the mutual convergence to establish the best possible options for itself. ये विद्वान एक ऐसी रणनीति अपनाने की तरफदारी करते हैं जिसमें भारत अमेरिकी वर्चस्व का फायदा उठाए. Opposing the US, they argue, is a futile strategy that will only hurt India in the long run. वे चाहते हैं कि दोनों के आपसी हितों का मेल हो और भारत अपने लिए सबसे बढ़िया विकल्प ढूंढ सके. इन विद्वानों की राय है कि अमेरिका के विरोध की रणनीति व्यर्थ साबित होगी और आगे चलकर इससे भारत को नुकसान होगा. Third, a third group of analysts would advocate that India should take the lead in establishing a coalition of countries from the developing world. Over time, this coalition would become more powerful and may succeed in winning the hegemon away from its dominating ways. कुछ विद्वानों की राय है कि भारत अपनी अगुवाई में विकासशील देशों का गठबंधन बनाए. कुछ सालों में यह गठबंधन ज़्यादा ताकतवर हो जाएगा और अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार में सक्षम हो जाएगा. India-US relations are perhaps too complex to be managed by a single strategy. शायद भारत और अमेरिका के बीच संबंध इतने जटिल हैं कि किसी एक रणनीति पर निर्भर नहीं रहा जा सकता है. India needs to develop an appropriate mix of foreign policy strategies to deal with the US. अमेरिका से निर्वाह करने के लिए भारत को विदेश नीति की कई रणनीतियों का एक समुचित मेल तैयार करना होगा. नेक्स्ट टॉपिक है हाउ कैन हेगेमनी बी ओवरकम. वर्चस्व से कैसे निपटें. हाउ लॉन्ग विल हेगेमनी लास्ट. कब तक चलेगा अमेरिकी वर्चस्व. हाउ डू वी गेट बियॉन्ड हेगेमनी. इस वर्चस्व से कैसे बचा जा सकता है. दिस बिकम फॉर ऑब्वियस रीजन्स सम ऑफ द बर्निंग क्वेश्चंस ऑफ आवर टाइम. जाहिरा तौर पर ये सवाल हमारे वक्त के सबसे झंझावाती सवाल हैं. हिस्ट्री प्रोवाइड्स अस with some fascinating clues to answer these questions. But what about the present and the future? इतिहास में हमें इन सवालों के जवाब के कुछ सुराग मिलते हैं, लेकिन बात यहाँ इतिहास की नहीं वर्तमान और भविष्य की हो रही है. In international politics, very few factors formally curtail the exercise of military power by any country. अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में ऐसी चीज़ें गिनी चुनी ही हैं जो किसी देश की सैन्य शक्ति पर लगाम कर सकें. There is no world government like the government of a country. As we shall see in chapter 6, international organization is not world government. हर देश में सरकार होती है लेकिन विश्व सरकार जैसी कोई चीज़ नहीं होती. अध्याय 6 में यह बात स्पष्ट होगी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन विश्व सरकार नहीं है. Thus, international politics is a politics without government. There are some rules and norms called the laws of war that restrict but do not prohibit war. But few states will entrust their security to international law alone. Does this mean that there is no escape from war and hegemony? कुछ कायदे कानून जरूर हैं जो युद्ध पर अंकुश रखते हैं, लेकिन ये कायदे कानून युद्ध को रोक नहीं सकते. फिर शायद ही कोई देश होगा जो अपनी सुरक्षा को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के हवाले कर दे. तो क्या इन बातों को यह समझा जाए कि ना तो वर्चस्व से कोई छुटकारा है और न ही युद्ध से. In the short term, we must recognize that no single power is anywhere near balancing the US militarily. फिलहाल हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि कोई भी देश अमेरिकी सैन्य शक्ति के जोड़ का मौजूद नहीं है. A military coalition against the US is even less likely given the differences that exist among big countries like China, India and Russia that have the potential to challenge US hegemony. भारत, चीन और रूस जैसे बड़े देशों में अमेरिकी वर्चस्व को चुनौती दे पाने की संभावना है, लेकिन इन देशों के बीच आपसी विभेद हैं और इन विभेदों के रहते अमेरिका के विरुद्ध इनका कोई गठबंधन नहीं हो सकता. Some people argue that it is strategically more prudent to take advantage of the opportunities that hegemony creates. कुछ लोगों का तर्क है कि वर्चस्व जनित अवसरों के लाभ उठाने की रणनीति ज़्यादा संगत है. For instance, raising economic growth rates require increased trade, technology transfers and investments which are best acquired by working with rather than against the hegemon.
उदाहरण के लिए आर्थिक वृद्धि दर को ऊंचा करने के लिए व्यापार को बढ़ावा, प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण और निवेश जरूरी है, और अमेरिका के साथ मिलकर काम करने से इसमें आसानी होगी, न कि उसका विरोध करने से। Thus, it is suggested that instead of engaging in activities opposed to the hegemonic power, it may be advisable to extract benefits by operating within the hegemonic system. This is called the bandwagon strategy. ऐसे में सुझाव दिया जाता है कि सबसे ताकतवर देश के विरुद्ध जाने के बजाय उसके वर्चस्व तंत्र में रहते हुए अवसरों का फायदा उठाना कहीं उचित रणनीति है। इसे बैंडवैगन अथवा जैसे बहे बयार पीठ तैसी कीजिए की रणनीति कहते हैं, बैंडवैगन स्ट्रेटजी। अनदर स्ट्रेटजी ओपन टू स्टेट्स इज टू हाइड। देशों के सामने एक विकल्प यह है कि वे अपने को छुपा लें। दिस इम्प्लाइज स्टेइंग एज फार रिमूव फ्रॉम द डोमिनेंट पावर एज पॉसिबल। इसका अर्थ होता है दबदबे वाले देश से यथासंभव दूर दूर रहना। There are many examples of this behavior. China, Russia, the European Union, all of them in different ways are seeking to stay below the radar as it were and not overtly and unduly antagonize the US. इस व्यवहार के कई उदाहरण हैं। चीन, रूस और यूरोपीय संघ सभी एक न एक तरीके से अपने को अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचा रहे हैं। इस तरह से अमेरिका के किसी बेवजह या बेपनाह क्रोध की चपेट में आने से ये देश अपने को बचाते हैं। However, this would not seem to be viable for the big second-rank powers for very long. While it may be an attractive, viable policy for some states, it is hard to imagine mega states like China, India, and Russia, or huge agglomerations such as the EU being able to hide for any substantial length of time. बहरहाल बड़े या मंझले दर्जे के ताकतवर देशों के लिए यह रणनीति ज़्यादा दिनों तक काम नहीं आने वाली है। छोटे देशों के लिए यह संगत और आकर्षक रणनीति हो सकती है, लेकिन यह कल्पना के परे है कि चीन, भारत और रूस जैसे बड़े देश अथवा यूरोपीय संघ जैसा विशाल जमावड़ा अपने को बहुत दिनों तक अमेरिकी निगाह में चढ़ने से बचाकर रख सके। Some people believe that resistance to American hegemony may not come from other states which, as we have seen, are powerless to confront the US today, but rather from non-state actors. कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिकी वर्चस्व का प्रतिकार कोई देश अथवा देशों का समूह नहीं कर पाएगा, क्योंकि आज सभी देश अमेरिकी ताकत के आगे बेबस हैं। ये लोग मानते हैं कि राज्येतर संस्थाएं अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिकार के लिए आगे आएंगी। These challenges to American hegemony will emerge in the economic and cultural realms and will come from a combination of non-governmental organizations, NGOs, social movements, and public opinion. It may arise from sections of the media and intellectual artists and writers. अमेरिकी वर्चस्व को आर्थिक और सांस्कृतिक धरातल पर चुनौती मिलेगी। यह चुनौती स्वयंसेवी संगठन, सामाजिक आंदोलन और जनमत के आपसी मेल से प्रस्तुत होगी। मीडिया का एक तबका, बुद्धिजीवी, कलाकार और लेखक आदि अमेरिकी वर्चस्व के प्रतिरोध के लिए आगे आएंगे। These various actors, many well from links across national boundaries including with Americans to criticize and resist US policies. ये राज्येतर संस्थाएं विश्वव्यापी नेटवर्क बना सकती हैं जिसमें अमेरिकी नागरिक भी शामिल होंगे और साथ मिलकर अमेरिकी नीतियों की आलोचना तथा प्रतिरोध किया जा सकेगा। You might have heard the saying that we now live in a global village. In this global village, we all are neighbors of the village headman. आपने यह जुमला सुना होगा कि अब हम विश्वग्राम में रहते हैं। इस विश्वग्राम में एक चौधरी है और हम सभी उसके पड़ोसी। If the behavior of the headman becomes intolerable, we will not have the option of leaving the global village because this is the only world we know and the only village we have. Resistance will then be the only option available. यदि चौधरी का बर्ताव असहनीय हो जाए तो भी विश्वग्राम से चले जाने का विकल्प हमारे पास मौजूद नहीं है, क्योंकि यही एकमात्र गांव है जिसे हम जानते हैं और रहने के लिए हमारे पास यही गांव है। ऐसे में प्रतिरोध की एकमात्र विकल्प बचता है। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। उम्मीद है आप लोग को अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा इस वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।